Welcome to the FI Weekly Talk with an Expert. We are on to a very interesting discussion for today, the Sri Lankan crisis. We all have seen on news, we have questions. Sri Lanka is going through an unprecedented economic crisis. The country is in a state of emergency with civil war brewing, steeply declining currency, extreme shortage of basic resources, and no respite in future. Which polito-economic strategies led to this collapse? More so, what lies ahead for Sri Lanka in near future? Can Sri Lanka look up to its neighbor India for support? थैंक यू डॉक्टर द्रव्या। नमस्कार भाई साहब। आज के इस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपके आशीर्वाद से आपका ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल चल रहा है और 3 सितंबर को हम 2 साल इस प्रोग्राम के पूरे करने जा रहे हैं। भाई साहब, आपने जो शुरुआत कराई इस प्रोग्राम की और आपने हमें एक जिम्मेवारी दी, हम आपके आशीर्वाद से आगे उस चीज को कोशिश कर रहे हैं कि निभाते आए और आगे निभाते रहें। और ये अपने आप में ये इकलौता प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन हर क्षेत्र के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आ चुके हैं। ऐसा शायद ही कोई प्रोग्राम होगा जहां इतनी विविधता हो और जहां इतने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए हों। तो ये सब आपके आशीर्वाद है भाई साहब, और आगे भी उम्मीद करता हूँ इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। आज दीपक जी ने हमारे लिए समय निकाला, इस प्रोग्राम में आए, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और इसी के साथ प्रोग्राम को शुरुआत करने की इजाजत चाहते हैं। दीपक सर, अब सबसे पहला सवाल हमारे जहन में जो आता है श्रीलंका को लेकर, जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं अभी, वो श्रीलंका के क्राइसिस की हर तरफ बात हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे जी ने अभी प्रेसिडेंट का चार्ज लिया। अगर हम फ्यूचर की बात करें, श्रीलंका को लेकर फ्यूचर की बात करें, तो आप हमें कुछ बताएं इस बारे में, कुछ गाइड करें हमारे ऑडियंस को। देखिए, फ्यूचर की बात हम बाद में करेंगे। पहले जिन हालात से गुजरता हुआ श्रीलंका आज की सिचुएशन में पहुंचा है, वो बहुत जरूरी है कि वो सिचुएशन को हम एनालाइज करें कि किन हालात में आज की सिचुएशन श्रीलंका की बनी है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन है पॉलिटिशियंस का, वो देश को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ रखता है। यानी श्रीलंका में अगर हम देखते हैं तो प्योरली वहां के पॉलिटिशियंस ने they put the entire nation into a suicidal mode। जैसे टोटल जीएसटी उसको उन्होंने रिड्यूस करके 8% पे ले आए, जिसको वैट बोलते हैं। इनकम टैक्स खत्म तो नहीं किया, लेकिन इनकम टैक्स जो फ्री लिमिट थी वो 5 लाख से बढ़ा करके 30 लाख कर दी। तो बहुत सारे अधिकांश लोग उस रेंज से बाहर निकल गए। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स उन्होंने घटा करके 14% कर दिया। अभी बड़े बड़े डेवलप देशों में 42%, 40%, कुछ देशों में 60% तक है। वहां उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो नेशन बिल्डिंग टैक्स था उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया। आईटी सर्विसेज, होटल्स, कई इंडस्ट्रीज को जीरो टैक्स कर दिया। यानी देश चलेगा कैसे जब आप रेवेन्यू की सारी स्ट्रीम्स बंद करते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, उनके प्रॉमिस किया अभी आपके सारे टैक्सेस हम रिमूव कर देंगे। तो भर के इंस्टीट्यूशंस ने उनको सपोर्ट किया। 5 साल तक इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को जो एग्रीकल्चर, फिशरीज और लाइफ स्टॉक में थी, उनको टैक्स फ्री करने की अनाउंसमेंट कर दी। 1000 रुपीज पर डे टी वर्कर्स की डेली वेज बढ़ा करके कर दी। आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री पे जो बर्डन पड़ेगा सो पड़ेगा, यानी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर कितना भारी बर्डन होगा। अपार्टमेंट्स की सेल के ऊपर 15% वैट था, उसको उन्होंने स्क्रैप कर दिया। अब फ्यूल प्राइसेस लो करने थे, इंडिया से परचेज करते थे, उसके ऊपर
खर्चा भी आता होगा, लेकिन उसको उन्होंने सब्सिडी करके लो फ्यूल प्राइसेस इंडिया से भी कम दाम पे बेचना शुरू कर दिया। अब उनको भी जल्दी की डेवलप नेशन बनना है, तो कैसे बनेगा डेवलप नेशन? चाइना के ऊपर उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स उस देश में आनी शुरू हो गई, बड़े बड़े स्काई पेपर्स और बड़े बड़े इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स चाइनीज सपोर्ट से, चाइनीज फंडिंग से उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये बॉदर नहीं किया कि उनके देश को आवश्यकता है या नहीं है। और चाइना ने कोई ग्रांट नहीं दी, उनको एड नहीं दी। चाइना ने खूब भर भर के जितना इंफ्रा में स्पेंडिंग कर सकते थे किया, लेकिन वो श्रीलंका को लोन की शक्ल में इंटरेस्ट बेरिंग लोन उन्होंने दिया। आप कितने साल का फ्री पीरियड होगा, वो फ्री पीरियड तो निकल गया बनने में, और साथ में उसकी किस्तें चालू हो गई। चाइनीज प्रेशर उनके माइंड पर पूरा हैवी हो गया। आज के दिन में 300 350 श्रीलंकन रुपी का $1। आप सोच सकते हैं श्रीलंकन जो देश के बाहर काम कर रहे हैं उनको कितना दुविधा में होंगे कि देश में पैसा भेजें या नहीं भेजें। श्रीलंकन रुपी की तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, चलो डॉलर में रखे अपने देश में। अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर आए रानिल विक्रमसिंघे, उनकी स्पीच में उन्होंने डिस्क्लोज किया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू श्रीलंकन रुपी 1.6 ट्रिलियन है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकन है। कोई देश इतना रेवेन्यू और इतना एक्सपेंडिचर का गैप होगा और बजटरी डेफिसिट 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकन का है, तो इन फिगर्स को देख करके एक बड़े डरावने उसकी कल्पना होती है कि वो देश चलेगा कैसे। आज के दिन में जो पहले रिजर्व उनके 7.5 बिलियन के आसपास होते थे, आज के दिन में उनके पास $1 बिलियन भी ट्रेजरी में ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल संकट का काम है। भारत से कुछ परचेजेस जा भी रही हैं, लेकिन भारत की परचेजेस की भी एक सीमा है। भारत को भी मालूम है वो पैसा वापस नहीं आए, तो भारत माल तो दे रहा है, कुछ एड की शक्ल के अंदर, कुछ लोन की शक्ल के अंदर, नोइंग फुली वेल कि शायद वो पैसा वापस नहीं आए। तो ये सिचुएशन आज के दिन में श्रीलंका की हो गई है, और इस सिचुएशन के जिम्मेदार वहां के राजनीतिक दल और राजनीतिक हस्तियां, जिनको एक बहुत तेज रफ्तार से सत्ता में आना था। उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि जितनी तेज रफ्तार सत्ता में आने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, उतनी तेज रफ्तार से हमारा देश नीचे जाएगा। एक बड़ी भयानक सिचुएशन भारत के बिल्कुल दीवार के साथ सटे हुए घर में हो गई। भारत ने जो कदम एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उठाने थे वो उठाए हैं, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी जो कदम लेने थे भारत ने वो लिए हैं, लेकिन उसकी भी एक निश्चित मर्यादा है कि भारत कितनी सीमा तक अपने खजाने के दरवाजे पड़ोसी मुल्कों के लिए खोल सकता है। क्योंकि तीनों तरफ देखें तो यही सिचुएशन है, चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे श्रीलंका ले लो, चाहे नेपाल ले लो, चाहे बांग्लादेश ले लो, मालदीव की सिचुएशन भी तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये सिचुएशन और ये फाइनेंशियल प्योरली इन सभी में, खासतौर पे श्रीलंका का तो मुझे कहना चाहिए कि एक उन्होंने तो सोची समझी योजना के तहत सुसाइड की तरफ कदम बढ़ाए। वहाँ के राजनेताओं ने पक्का सोच करके सुसाइड की तरफ कदम बढ़ाए हैं। मैं किसी की ओर इशारा नहीं करता कि वो भ्रष्ट थे, कैसे थे, नहीं थे, लेकिन देश ने सुसाइड की ओर कदम बढ़ाए। Very quickly moving on to the next question. श्रीलंका का immediate future कैसा दिखता है आगे आने वाला? How vulnerable in a position is Sri Lanka right now? श्रीलंका का फ्यूचर अधिकांश डिपेंड करेगा कि वो प्रेजेंट को किस तरह से हैंडल करते हैं। वहाँ जो ऑफिसर्स और जो राजनेता संवैधानिक पदों के ऊपर हैं, वो आज के दिन में सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उसके ऊपर फ्यूचर की नींव रखी जाएगी। श्रीलंका को कोई फ्यूचर रेडीमेड स्क्रिप्ट नहीं है कि जिसके ऊपर श्रीलंका में मूवमेंट्स हो रही है। अनफॉर्चुनेटली जो दिखता है वो होता नहीं है।
श्रीलंका में भी यही सिचुएशन है। श्रीलंका की बड़ी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है। वो एक ऐसे शिपिंग रूट पे है जहां से दुनिया भर का ट्रेड उसके बाजू में से होकर निकलता, और अधिकांश शिप्स जो है फॉर बिजनेस रीजंस, रिफ्यूलिंग रीजंस, स्ट्रेटेजिक रीजंस कोलंबो में हाल्ट भी करते हैं और दूसरे श्रीलंकन पोर्ट्स में हाल्ट भी करते हैं। दूसरी सिचुएशन श्रीलंका की ये है कि इंडिया के बिल्कुल पड़ोस में है। इंडिया पे हिट करना हो तो श्रीलंका में बैठ के आसानी से किया जा सकता है। श्रीलंका में जिसकी सिचुएशन स्ट्रांग होगी वो देश इस एरिया को अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ऐसा उन देशों को लगता है। कुछ अंशों तक सही हो सकता है, लेकिन ऐसा उन देशों को लगता है। अब इस कड़ी में कभी यूएस भी इस फिराक में था, चाइना भी इस फिराक में है कि श्रीलंका में अपने पैर मजबूत किए जाएं। यूएस प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, लेकिन वेस्टर्न यूरोपियन इन्फ्लुएंस से वो लगभग एक ही बात है कि घर की घर में बात है, चचा भतीजे ही हैं जो कुछ कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अनरूली मॉब्स में जिन लोगों ने प्रेसिडेंट्स हाउस पे कब्जा कर लिया, रेडियो स्टेशन पे कब्जा कर लिया, टीवी स्टेशन पे कब्जा कर लिया, जो सिंबल ऑफ स्टेट हैं उन सब जगहों पे अनरूली मॉब्स ने कब्जा कर लिया। शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी कब्जा कर लिया, लेकिन आर्मी के नेवी के जो यूनिट्स हैं वो अभी डिटैच्ड हैं। आर्मी और नेवी ने इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया। मैं अधिकांश लोगों से मिलता हूँ और बात करता हूँ तो मेरे ध्यान में कुछ चीजें आई हैं। श्रीलंका में जो अनरूली मॉब्स फ्रंट पे सड़कों में हैं, उन मॉब्स के पीछे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ध्यान में ऐसा आया है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको ऐसे मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ट्रेनिंग वेस्टर्न कंट्रीज से मिली है, यूएसए से मिली है, कैसे इस प्रकार के मूवमेंट्स में हम सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इस मूवमेंट को यानी और पावरफुल बना सकते हैं। ये वहाँ के जर्नलिस्टों की सिचुएशन है। फिर फार लेफ्ट के पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं वो भी इस प्रकार के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत विगोरसली फ्रंट में नहीं आ रहे, लेकिन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा पहले लिटे करके संगठन होता था जाफना में, अपर श्रीलंका में। वो संगठन के फ्रिंज एलिमेंट्स भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। नन ऑफ देम वांट ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक श्रीलंका। फिर चाइनीज लॉबी, ऐसा सुनने में आया है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, फार लेफ्ट लीनिंग के जर्नलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाइनीज लॉबी उनको सपोर्ट कर रही है। जो गोटाबाया राजपक्षे थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स में मिलिट्री प्लेन से वो फ्ली कर गए श्रीलंका से, मालदीव से वो शायद सिंगापुर चले गए, लेकिन बाद में वहां के सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई और जो लोग और भागना चाह रहे थे वहां से रूलिंग पार्टी के, उनको उन्होंने रिस्ट्रेन किया है। एक इनफॉर्मल ग्रुप बना है आरा गलाया, जिसका काम था इस मूवमेंट को चलाना, सपोर्ट करना। लोग समझते थे कि ये मूवमेंट सरकार को डिथ्रोन करेंगे और ये मूवमेंट समाप्त हो जाएगा, नई सरकार आ जाएगी, मूवमेंट समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस मूवमेंट के पीछे फ्रंट में कुछ और था। जो पीछे ताकते थे उनको ये मूवमेंट को लाइव रखना था। अपनी पसंद का सरकार, अपनी पसंद का प्रधानमंत्री, अपनी पसंद का राष्ट्रपति बने, अपनी पसंद के मुख्यमंत्री परिषद बने, ऐसा उनकी मंशा थी। और इसमें उस मूवमेंट को सपोर्ट करने में आप हैरान होंगे, पिछले 20-30 साल में जो भी डिससेटिस्फाइड एलिमेंट्स थे श्रीलंका के, यानी उनके जर्नलिस्ट कह लो, कनाडा से लिटे के समर्थक संगठन कह लो,
चर्च के ग्रुप्स कह लो, लेफ्ट सॉलिडेरिटी ग्रुप्स कह लो, नॉर्थ अमेरिका के, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों के राजदूतावास भी इसमें संलिप्त थे कि किस तरह से इन जो इनके अनरूली मॉब्स हैं इनको सपोर्ट किया जाए और किस तरह से इनको हवा देते रहे, इनको फंडिंग भी करते रहे, इनको फीडिंग भी करते रहे कि ये दंगा शांत ना हो। कहीं पर भी आप देखिए इस प्रकार के मॉब अगर सड़कों पे उतरते हैं, पीछे उसके पीछे में या तो बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी हो, या कोई संगठन होगा, या स्ट्रॉन्ग फंडिंग होगी। अपने आप से मॉब इतना वायलेंट रूप एक बार तो ले लेता है, लेकिन लगातार बेसिस पे नहीं ले पाता। लेकिन इस केस के अंदर तीनों ही चीजें, लेफ्ट की आइडियोलॉजी, वेस्ट की फंडिंग, हर तरह से, और लिटे का समर्थन ऐसा भी चल रहा है। तो ये एक कोई बहुत अच्छी सिचुएशन आपके पड़ोस के अंदर नहीं है कि जहाँ बाप बेटे की लड़ाई हो रही है, भाई भाई की लड़ाई हो रही है, माँ की अलग लड़ाई हो रही है। तो ये पारिवारिक रिश्तों में वहां पर जिस तरह से आपस में दरार, आपस में लड़ाइयाँ, और वर्चुअली होल ऑफ श्रीलंका इज ऑन बॉयल, लेकिन वो आग थमने में नहीं आ रही। और उसके अंदर जिन जिन वेस्टेड इंटरेस्ट का हाथ है, वो लोग इसको आग को जिंदा रखे हुए हैं। हमारे लिए भारत में होकर के ये बहुत ही डिस्टर्बिंग हालात हैं। पीछे मैं सुन भी रहा था, बहुत सारे लोग हमारे भारत में ऐसा बोल भी रहे थे कि भारत को ऐसा करना चाहिए, श्रीलंका को अपने साथ मिला लेना चाहिए, भारत के एक स्टेट के नाते मिला लेना चाहिए, क्योंकि हालात वहाँ के ऐसे हो गए हैं कि एक इंडिपेंडेंट नेशन के नाते उसका बने रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी इससे फर्क है। ये वो बहुत अकलमंदी वाला सॉल्यूशन नहीं है। दो तीन सॉल्यूशन जो मेरे ध्यान में आते हैं कि जो इंटरनेशनल लोन मॉनेटरी फंड है उसको अपना श्रीलंकन लोन को रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, उसको 2 से 3 साल का मॉरेटोरियम देना चाहिए, और वहां पर नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग श्रीलंका आसपास के सभी देशों के लिए हित में है। स्ट्रॉन्ग सॉवरेन इंडिपेंडेंट श्रीलंका वो सभी देशों के हित में है, ताकि यानी एक बहुत बड़ा डिटरेंट फैक्टर है। जो ताकतें ये सोच रही हैं कि श्रीलंका को हम हड़प लें, उनके लिए भी बड़ा डिटरेंट फैक्टर होगा कि नेशनल गवर्नमेंट बने, डूज एंड डोंट्स बने। फाइनेंशियल साइड पे जो इसके सॉल्यूशंस हैं, एक्सपर्ट लोग बता देंगे, भाई आप 10 से 15 साल में रिकवरी कैसे कर सकते हो। यानी इंफ्रा को मजबूत करना, बाय एंड बाय, फॉरेन फंडिंग से नहीं, इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करना, और टैक्स रेवेन्यू को भी इम्प्रूव करना। लोगों को मुफ्तखोरी की जो आदत पड़ गई है उससे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना। तो ये सब चीजें ऐसी है कि जो एक स्ट्रॉन्ग श्रीलंका बनाने के लिए एक मददगार साबित होंगे। आज यूक्रेन की लड़ाई, उसके फॉल आउट इफेक्ट्स सभी लोग झेल रहे हैं। हमारे को ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अच्छी लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीनिंग्स की लीडरशिप है, और हमारे यहाँ वो क्राइसिस की सिचुएशन नहीं आई। इस सिचुएशन को नेपाल झेल रहा है, उससे बहुत ज्यादा अंशों में पाकिस्तान झेल रहा है। अफगानिस्तान के बारे में मैं कुछ कहूँगा नहीं, वो कोई इट डजंट एग्जिस्ट एज अ नेशन। वो एक सिंपली एक देश के ऊपर जंगली जाहिरों ने कब्जा कर लिया है। तब वहाँ के हालात सुधरेंगे हम नहीं जानते। हमारी मजबूरी है कि हमारा पड़ोसी है और भारत के तरफ से उसको एड जाना भी जरूरी है। तो इन 3-4 देशों में बांग्लादेश की भी हालात आज के दिन में तो बहुत अच्छे हालात नहीं है फाइनेंशियल। तो ये सभी देश हैं किसी न किसी समय पे भारत का अंग रहे हैं, और आज क्राइसिस की सिचुएशन में भी हैं सभी देश। कहने वाले कह सकते हैं कि भारत में मिलाना एक सॉल्यूशन कोई ऑफर कर सकता है,
लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं। इन देशों को, सभी देशों को अपने पैरों पे खड़े होने का अभ्यास होना ही पड़ेगा। इन देशों को अपने रेवेन्यू की स्ट्रीम के ऊपर जीवित रहने का अभ्यास होना पड़ेगा। आपने भारत से लैंड मास तो ले लिया, पॉपुलेशन तो ले ली, लेकिन देश के नाते और संस्कारों के नाते जीवित रहने का, अपना देश चलाने का संस्कार भी आपको लेना चाहिए। यू मस्ट एग्जिस्ट एज ए वाइब्रेंट नेशन। और जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इसको सभ्य देश की कैटेगरी से भी नीचे ले जाना पड़ेगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक लैंड मास को देश नहीं कहा जा सकता। एक लैंड मास के ऊपर कुछ लोग बसा दिए, उसको भी देश नहीं कहा जा सकता। यू हैव टू एग्जिस्ट एज ए कल्चर्ड नेशन, एज ए वाइब्रेंट नेशन, एज ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक नेशन। तो ये हमारे देश के साथ जो बसे हुए जो पड़ोसी हैं, कभी हमारे भारत का अंग होते थे, इनको बाई एंड बाई वो अपने अंदर चीज लानी पड़ेगी कि वो एज ए नेशन सरवाइव करें। और मैंने पहले भी कहा था, कई मंचों से मैं बोलता हूँ कि भारत को श्रीलंका के पास जितनी मदद अपने मीन्स में पॉसिबल है वो देनी चाहिए, ताकि श्रीलंका अपने पैरों पे खड़ा रहे। मजबूत पड़ोसी, अच्छा दमदार पड़ोसी हमारे ही हित के अंदर है। तो इसलिए मेरा ख्याल है आपके सारे सवालों के जवाब मेरी बात में आ गए होंगे, जो आपने पूछे या जो पूछना चाह भी रहे थे। कुछ और पूछना चाहें तो बताएं। Sir, very rightly pointed out by you that एक सिर्फ लैंडमास के टुकड़े पे लोगों को बसा दिया, that cannot be qualified as a country, that cannot be called a country. उस लैंडमास को आप एक कंट्री की तरह तभी मान सकते हैं जब वहां की एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज हो और इंडिपेंडेंटली वो देश सर्वाइव कर पाए। सर, इंडिया की विसिनिटी आज की तारीख में देखें तो बहुत ही अनस्टेबल नेबर्स हैं। पॉलिटिकली हमने इंडिया की सिचुएशन को बड़ी डीपली आज समझा है। यू वेरी करेक्टली broken it down into pieces and फंडिंग के एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से आपने बहुत अच्छे तरीके से, आई थिंक ऑडियंस को आज समझ में आया होगा कि व्हाट इज रियली हैपनिंग इन श्रीलंका एंड आल्सो विद अदर नेबर्स ऑफ इंडिया। पर इसको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आज इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जहां एक तरफ पाकिस्तान है जो अपनी इकोनॉमी को लेके आज क्राइसिस में है, चाइना है जहां कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने बैंक्स के बाहर टैक्स को डिप्लॉय करना पड़ा, श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में तो आज हम चर्चा कर ही रहे हैं, और नेपाल में भी जहां हम देखें they have been attracting a lot of Chinese investments and also Indian investments as well. Their economy is primarily dependent on these two factors. So how does this impact India in an economic perspective? देखिए, इकोनॉमिक स्ट्रेन भारत के ऊपर पड़ता है। We do not have deeper pockets के जहां हम जितना भी चाहें उतना नेबर्स को सस्टेन करने में, सपोर्ट करने में लगा दें। वंस इन अ ब्लू मून आप हेल्प कर सकते हैं अपने पड़ोसी की, लेकिन पड़ोस में अच्छी इकोनॉमी के आधार पे ही वो देश चलने चाहिए। परमानेंटली डिपेंडेंट इकोनॉमीज नहीं चल सकती। हो सकता है कुछ देश लैंडलॉक्ड हों, तो भारत उनको एक पैसेज प्रोवाइड कर सकता है उनकी इंपोर्ट्स के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। भारत ने कभी उसके लिए बना भी नहीं किया। पॉइंट ये है कि कमाना और खाना तो इन्हीं देशों को पड़ेगा, उसमें भारत कुछ नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। एक पड़ोस में एक ऐसी अभ्यास डालना कि जहां आप पैसा देंगे तो उनकी अगली सैलरी घटेगी, वो सिचुएशन अच्छी सिचुएशन नहीं है। वो भारत की इकोनॉमी को भी परमानेंटली ड्रेन आउट कर देगी। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी आ सकता है। यहाँ पर हमारी अपनी पॉपुलेशन 130, 35, 40 करोड़, भगवान जाने कितनी है, अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो हमें अपना भी देखना है, अपनी मर्यादाओं के अंदर रह करके पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। पड़ोसी की मदद करने में अपना देश डूब गया, वो ठीक नहीं। सर, जैसे आपने बताया कि जो पड़ोसी हैं, जैसे हमने बात किया, चाहे वो पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, सभी जगह इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और अभी ये सही समय है कि इंडिया इनको अडॉप्ट कर ले।
और इंडिया इस वक्त हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन पे भी है। तो ऐसे में जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे जो बाकी के देशों की नजर है, वो इस वजह से भी हो सकती है कि वो इंडिया पे अटैक कर सकें। तो क्या यहाँ पे ये सिचुएशन पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? हर देश की नजर ये है कि इंडिया के पास उसका बेस हो जाए, मिलिट्री बेस हो जाए, जी। तो सभी देशों की नजर है। लेकिन जो सोच सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आगे चलती रही, कोल्ड वॉर चलता रहा अमेरिका और रशिया, जी। और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो गोर्बाचोव के जमाने में वो कोल्ड वॉर खत्म हुआ। कोल्ड वॉर में आपको शायद मालूम है या नहीं है, एवॉक प्लेन का जत्था हमेशा 60-70 हजार फीट की ऊंचाई पे प्लेस रहता था। ऑलमोस्ट वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उसको बोलता हूँ, वो प्लेस्ड रहता था, और उसमें सैटेलाइट डिशेस लगी रहती थी, और वो ऑब्जर्व करता रहता था वहां से, भाई रशिया ने कोई अटैक तो नहीं, कोई मिसाइल तो नहीं दाग दी। तो मिसाइल दाग दे तो उससे पहले ही अमेरिकन मिसाइल का काउंटर अटैक हो जाना चाहिए। वो एक सोच थी। इसी प्रकार से रशिया के एवॉक प्लेन अपने चलते थे, एडवांस एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऐसा वो बोलते थे। हो सकता है उसके नॉमेनक्लेचर मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी थी 40 वर्षों तक, 40 से भी ज्यादा वर्षों तक ये विमान हवा में उड़ते थे। इनके नीचे आने से पहले जो अगला इनका सब्स्टिट्यूट जत्था था वो ऊपर पहुंच जाता था। जब वो कंट्रोल अपने पास ले लेता था तब ये जहाज नीचे आते थे। इतना एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट का वातावरण विश्व में बना हुआ था। आज वो सिचुएशन नहीं है। दुनिया की सिचुएशन बदली है और सारे विश्व में जो खतरे थे वो दूसरी प्रकार के आ गए। खतरे हैं, एक दूसरे लड़ाई के खतरे हैं। अभी आज फौज भेजने की जरूरत नहीं है दूसरे देश में, आप वायरस भेज दो ना, आपका काम हो जाएगा। हमने पिछले 2 साल में देखा, एक बुलेट फायर नहीं हुई, पूरे 200 के 200 कंट्री अपने घुटनों पे आके सारी दुनिया बंद हो गई, सब जहाज चलने बंद हो गए, सारी कॉमर्स चलनी बंद हो गई। जी। हमने, अब मैं क्या नाम लूं, कहाँ से वायरस निकला कहाँ से नहीं निकला, लेकिन वायरस कहीं से भेजा गया, डेलिबरेटली एक्सीडेंटली, और सारी दुनिया घुटनों पे आ गई। लेट अस अज्यूम कि ये एक्सीडेंटली था, लेट अस अज्यूम एक्सीडेंटली था, और अगर इसको डेलिबरेटली में कर दिया जाए फिर क्या होगा? तो आज खतरे दूसरे तरह के हैं, उसको झेलना भी दूसरी तरह से पड़ेगा। चैलेंजेस, नए चैलेंजेस के हिसाब से दुनिया को उसके आंसर्स में ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं एवरीथिंग इज गॉन। दुनिया में बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जो अच्छी सोच के रखते हैं और विश्व की चिंता करते हैं। भारत भी उनमें से एक है। तो इसलिए हमको ये भरोसा रहना चाहिए आने वाला समय भी अच्छा होगा, और वो पुरानी सोच के हिसाब से जो सॉल्यूशंस हैं वो आज के दिन में वैलिड नहीं है। नई सोच, नए चैलेंजेस और नए सॉल्यूशंस, वही आने वाले भविष्य में काम करेंगे। आज के लिए आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कंट्री में ऐसा क्राइसिस आता है और उसका 360 डिग्री
व्यू आज आपने दिलाया है हमें और हमारी ऑडियंस को, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिसीज वाइज और लीडरशिप, तो एक चीज बड़ी क्लियरली सामने नजर आती है कि कोविड बैकलैश के बाद और इंडिया और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जितने इम्पैक्ट्स इंडिया पे भी आते इन देशों के साथ, आज इंडिया शायद इस सिचुएशन से काफी ऊपर है। इंडिया में उस तरीके का बैकलैश हमें फील नहीं हुआ है, एंड आई थिंक इट इज अ बिग प्रूफ ऑफ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एंड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैन डू वंडर्स फॉर अ कंट्री। तो सर, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। दीपक सर, मैं भी डॉक्टर द्रव्या के विचारों से भी सहमत हूँ और मैं भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.